आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 11th सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड मेज़रमेंट। और यूनिट एंड मेज़रमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चूँकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स में हमें सारा लेना देना उन क्वांटिटीज़ से पड़ता है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उन्हीं सब क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। मीन्स फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जिसको कि हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल हमारे मन में आ सकता है, हम तो सभी क्वांटिटी को नाप तोल सकते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी बचती है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे इमोशंस की, जैसे कि गुस्सा। हम गुस्से को अभी तक मेज़र नहीं कर पाए हैं। जैसे कि दुख, एक जैसी चीज़ें अगर दो अलग अलग लोगों के साथ होती है, जैसे कि सुई चुभना। सुई चुभने में किसी के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और कोई ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वहाँ बम फट गया हो। तो कहने का मतलब ये है, अभी हम इमोशंस को नाप तोल नहीं सकते हैं। इसी वजह से हम इमोशंस जैसी चीज़ों को, खुशी, दुख, ममता, इन सब चीज़ों को फिज़िकल क्वांटिटी से दूर रखते हैं। तो यहाँ हम जिनकी बात करेंगे वो सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी है, मीन्स जिसको हम नाप तोल सकें। अगर हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को x से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा NU। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 25 किलोग्राम। यहाँ पर n है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स 25 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किलोग्राम है उसका यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पर जिसको हमने U से रिप्रेजेंट किया है वो है किलोग्राम। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, अगर किलोग्राम की जगह हम ग्राम इस्तेमाल करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। इस केस में भी हम देखते हैं जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमने n लिखा और दूसरा यूनिट सिस्टम है उसको हमने U लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट सिस्टम। अब आप ये भी समझ सकते हैं हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही हम यूनिट सिस्टम बदलेंगे, जैसा कि किलोग्राम और ग्राम किया, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 इज इक्वल टू N3U3। जैसे जैसे यूनिट सिस्टम बदलेंगे तो ये वैल्यूज़ भी बदलती चली जाएंगी, लेकिन उस फिज़िकल क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो अमाउंट उतना ही रहेगा। तो इस चैप्टर में जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं वो है ये U, मीन्स यूनिट सिस्टम। हमने ये देखा फिज़िकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि चीनी हो सकती है, पानी हो सकता है, मैंगो हो सकते हैं, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती हैं। जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने की बात करते हैं तो हम उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी क्वांटिटी ज़रूर लेते हैं। कुछ एक जगह आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, घर में जब हमें कोई चीज़ खाने या पीने के लिए दी जाती है तो हम कैसे पता चलाते हैं कि हमें दी गई चीज़ कम है और हमारे भाई को दी गई चीज़ ज़्यादा है। उसके लिए हम दोनों क्वांटिटी कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी चीज़ कम है या ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई हमसे कहता है कि ये वाली जो गली है ये ज़्यादा लंबी है या वो वाली गली ज़्यादा लंबी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कदमों से उसकी लंबाई मेज़र करते हैं। कहने का मतलब है गली की लंबाई नापने के लिए हमने अपने कदम की जो लेंथ है, स्टेप की लेंथ, उसको काम में लिया। कहने का मतलब ये है हर तरह के मेज़रमेंट में हम एक दूसरी क्वांटिटी यूज़ करते हैं जिसके कंपैरिजन में ये काम करते हैं, और वो क्वांटिटी कहलाती है रेफरेंस क्वांटिटी। इसी रेफरेंस क्वांटिटी को हम यूनिट कह सकते हैं। लेकिन यूनिट कब कह सकते हैं, अगर दुनिया के सभी लोगों ने, मीन्स इंटरनेशनली, ऐसे किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है
तो हम उसको यूनिट कहेंगे। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही हम यूनिट कहेंगे। अब बात करते हैं ऐसी कितनी यूनिट बनाना पॉसिबल है। जब हम देखते हैं कि हर आदमी रेफरेंस के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है, तो यूनिट तो उतनी हो सकती है जितनी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? इनफाइनाइट। तो यूनिट कितनी होंगी? इनफाइनाइट। तो इस तरह से इतनी सारी यूनिट बना के तो हम चीज़ें काम में कैसे लेंगे? तो हमने जब इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया तो हमने क्या किया, इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट किया बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा पार्ट हमने लिया वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। दोनों में फ़र्क क्या है? बेस क्वांटिटी वो हैं जिनके यूज से हम डिराइव्ड क्वांटिटी भी पता लगा सकते हैं। तो यूनिट सिस्टम बनाने के लिए हमने यूनिट्स को भी अलग अलग कर लिया। जो बेस क्वांटिटी है उसकी यूनिट हो गई बेस यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट हो गई डिराइव्ड यूनिट। और इस तरह से बेस और डिराइव्ड यूनिट सिस्टम को मिलाकर एक सेट बनाया गया, और उस सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमने शुरुआत की थी फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी से हमने बनाए यूनिट। यूनिट से हमने इसको दो पार्ट में किया, बेसिक और डिराइव्ड। उसके बाद हम इन दोनों को मिला के यूनिट सिस्टम बना लिया। अब हम लोग कोई अपने आप को किसी से कम तो समझते नहीं हैं, तो इस वजह से सभी लोगों ने अपने अपने यूनिट सिस्टम बना लिए। तो पहले हमारी प्रॉब्लम थी हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स थी, और अब हमारी प्रॉब्लम है अब हमारे पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम हैं। लेकिन अब इन सभी यूनिट सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी थी, तो उन कमियों को दूर करते करते लोगों ने अपने अपने यूनिट सिस्टम एक्सचेंज भी किए, और फाइनली हमने देखा 3 ऐसे सिस्टम थे जो पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे, और वो यूनिट सिस्टम है CGS, FPS और MKS यूनिट सिस्टम। इन यूनिट सिस्टम में जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी वो तीनों में 3 तरह की बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी। पहली क्वांटिटी लेंथ, दूसरी क्वांटिटी मास, तीसरी क्वांटिटी टाइम। और इन लेंथ, मास, टाइम की ही उन्होंने कोई यूनिट बना दी। जिस तरह से CGS सिस्टम की बात करते हैं, CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, मास की यूनिट है ग्राम, और टाइम की यूनिट है सेकंड। इसी तरह से FPS सिस्टम की बात करते हैं, जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, जिसमें लेंथ की यूनिट है फुट, जिसे कि F से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मास की यूनिट है पाउंड, जिसे P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और टाइम की यूनिट है सेकंड, जिसे S से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से तीसरा है MKS सिस्टम। MKS स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर लेंथ की यूनिट, किलोग्राम मास की यूनिट, और सेकंड टाइम की यूनिट। इन तीनों यूनिट को इस्तेमाल करने के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। लेकिन इन सब को मिलाकर 1971 में एक नया यूनिट सिस्टम बनाया जो इंटरनेशनली लेवल पर एक्सेप्ट किया गया, जिसका नाम है SI सिस्टम, और जिसकी फुल फॉर्म हुई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट को बनाने के लिए ऑलमोस्ट सभी देशों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे, उनसे ये बातचीत की गई, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होने के बाद ही इस यूनिट सिस्टम को बनाया गया। इस यूनिट सिस्टम में अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी यहाँ पर रखी गई, और उस 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रखी गई। और यहाँ पर जो 7 बेस क्वांटिटी रखी गई उन्हीं की 7 यूनिट बनाई गई, और इसी तरह से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी रखी गई। ये जो 7 बेसिक क्वांटिटी हैं, ये क्वांटिटी आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये जो 7 क्वांटिटी हैं, ये है मास, लेंथ, टाइम। 3 ये वही क्वांटिटी है
जो कि पहले हमारे पॉपुलर सिस्टम में MKS में इस्तेमाल हो रही थी। उसके बाद बाकी की 4 क्वांटिटी और ऐड की गई, जिसमें है एक एम्पियर यानी करंट मेजरमेंट के लिए, उसके बाद है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजरमेंट के लिए, और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो इस तरह से ये 7 बेसिक क्वांटिटी SI सिस्टम में रखी गई और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी रखी गई जो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी हम यहाँ पर इनकी अलग अलग डेफिनेशन की बातें नहीं करते हैं। अभी सिर्फ हमारे लिए इतना काफ़ी है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, उनका यूनिट सिस्टम क्या है और उसका एब्रीविएशन क्या है। जैसे कि लेंथ का यूनिट सिस्टम है मीटर, एब्रीविएशन है m। मास का यूनिट सिस्टम है किलोग्राम, एब्रीविएशन है kg। टाइम का यूनिट सिस्टम है सेकंड, एब्रीविएशन है s। करंट का यूनिट सिस्टम है एम्पियर, एब्रीविएशन है a। इसी तरह से बाकी के भी। अब हम बात करते हैं इन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो है थीटा, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल काम में लेते हैं वो है ओमेगा। इस तरह से ये सिंबल बनता है। अब समझते हैं कि ये एंगल क्या हैं। यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक स्फीयर ड्रॉ किया है। इस सर्कल की रेडियस है r और इस स्फीयर की रेडियस भी है r। हम देख सकते हैं जो सर्कल हमने बनाया है वो एग्जैक्टली आपको सर्कल ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और ये जो बोर्ड है ये भी एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए जैसा ये दिखता है ऐसा ही ये होता है। लेकिन अगर स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर का मतलब है जैसे कि फुटबॉल। ये डायग्राम फुटबॉल जैसा नज़र नहीं आ रहा, ये सर्कल जैसा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फुटबॉल, जैसे कि गेंद, इस तरह की चीज़ें। अगर हम बात करते हैं किन्हीं 2 पॉइंट्स की, एक पॉइंट हमने लिया सर्कल पर A, दूसरा पॉइंट हमने लिया B। इन दोनों पॉइंट से सेंटर पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बनेगा थीटा, और यही एंगल प्लेन एंगल कहलाता है क्योंकि ये प्लेन पर बना हुआ है। इसको समझना बहुत आसान है। 2 लाइनें कुछ इस तरह की और इनके बीच का एंगल, और इस एंगल को नापना और समझना हमारे लिए आसान है क्योंकि हम छोटी क्लास से ये पढ़ रहे हैं। अगर हम एक D को यहाँ पर रख दें तो उस D से ये एंगल हम एक मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर ये स्फीयर होता, मान लेते हैं कि एक तरबूज होता। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तरबूज खरीदने के लिए तो कई बार हम उसको तरबूज चेक करने के लिए कहते हैं कि बताओ ये लाल है या नहीं है, या ये मीठा है या नहीं है। तो दुकानदार क्या करता है, एक बड़ा शार्प चाकू लेता है और उससे उस तरबूज के ऊपर एक पीस काट के दिखाता है, कुछ इस तरह से पीस काट के दिखाता है। ये पीस वो है जो यहाँ से कट के बाहर आया है, और ये वो जगह है जो पीस निकलने के बाद बन गया है। हालांकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड पर इस तरह के डायग्राम बनाना आसान नहीं है, पर समझने के लिए हम इससे बात समझ सकते हैं। इस तरह के निकाले गए पीस के बाद हम अंदर देखते हैं, अंदर एक कोनिकल एरिया बच जाता है। कोनिकल एरिया जैसा कि आइसक्रीम का जो कोन होता है, कुछ इस तरह का। ये भी तो वास्तव में एक एंगल हुआ। जैसे कि घर की छत का कोना जो होता है वो भी एक एंगल होता है, इसलिए हम उसको कोन से कोना बोलते हैं। वो एंगल कैसे बनता है, जिस तरह से यहाँ पर सिर्फ लाइन की मदद से एक एंगल बना हुआ है, क्या ये एंगल भी लाइन से बना हुआ है? घर की छत को अज्यूम करिए, घर की छत का जो एक कोना है वो वास्तव में लाइन से नहीं बना हुआ, वो प्लेन से बना हुआ है। एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन सामने वाला, तीसरा उसके ऊपर वाला। तो इस तरह से 3 प्लेन से ये बना हुआ है। मीन्स ये वाला एंगल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एंगल है और ये एंगल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एंगल है। तो एक फ़र्क तो ये हुआ। अब बात करते हैं ये एंगल किस तरह से बना
और इसको कैसे मेज़र करें। तो ये एंगल बना है प्लेन की मदद से। इस एंगल को मेज़र करने का तरीका सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा इसका, लेकिन यहाँ पर हमें डी जैसी कोई चीज़ तो मिली हुई नहीं है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से मेज़र करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सर्कल के लिए हमने लिखा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr और स्फीयर के लिए लिखा सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। यहाँ से 2π एंगल अलग निकाल दिया तो बचा सरकमफ्रेंस अपॉन r, और यहाँ से 4π एंगल अलग कर दिया, दिस इज सरफेस एरिया अपॉन r²। ये 2π एंगल है इसके सेंटर पर बनने वाला पूरा एंगल, दैट इज 360 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो देखिए जब 2π एंगल के लिए हमने पूरी सरकमफ्रेंस ली है तो थीटा के लिए तो सिर्फ इस आर्क AB की ही ज़रूरत होगी। तो अगर हम इसको 2π की जगह थीटा लिखें तो हमें आर्क AB लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ पर जब हमने टोटल एंगल 4π लिया तो उसके लिए हमने पूरे सरफेस को काम में लिया। लेकिन अगर हम सिर्फ ये इतना सा एंगल करें जो कि सॉलिड एंगल है, जिसको कि हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिर्फ इतना सा एंगल लें तो हमें एरिया भी सिर्फ ये शेडेड एरिया ही लेना पड़ेगा, पूरा एरिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्लेन एंगल निकालने का तरीका है आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल निकालने का तरीका है एरिया अपॉन r²। एक चीज़ और चेक करते हैं, आर्क वास्तव में एक लेंथ है और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। इसी तरह से रेडियस भी एक लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर। हम देख सकते हैं दोनों यूनिट सेम होने से इस एंगल का जो फॉर्मूला है वास्तव में इसकी कोई यूनिट बची ही नहीं, यानी ना ये लेंथ है, ना ये मास है, ना ये टाइम है। यही कारण है कि एंगल को उन 7 बेसिक क्वांटिटी से अलग रखा गया है, और प्लेन एंगल की जो यूनिट हमने यहाँ डिफाइन की है वो है रेडियन। इसी तरह से बात करते हैं सॉलिड एंगल की। एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। रेडियस ये भी एक लेंथ है और रेडियस स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। और यहाँ हम फिर से देखते हैं मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पर भी इसकी किसी तरह की यूनिट नहीं बनेगी। यही कारण है इस एंगल को भी उन 7 बेसिक क्वांटिटी से अलग रखा गया है, क्योंकि ना यहाँ पर मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ना कोई और क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट SI सिस्टम में रखी गई है स्टेरेडियन। तो ये है उन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन कि क्यों वो रखी गई, क्या उनका सिंबल है और क्या उनकी यूनिट सिस्टम है, और उनको हम किस फार्मूला से ये निकाल सकते हैं। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ते समय हमने देखा यहाँ पर 7 बेसिक क्वांटिटी हैं, लेकिन इस 7 बेसिक क्वांटिटी में अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पर 2 क्वांटिटी ऐसी हैं जो वाकई में अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली क्वांटिटी है मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम, और दूसरी क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट है मोल। इनमें क्या फ़र्क है? तो जब भी हम फिज़िक्स में चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जब बड़े बड़े मासेज मेज़र करने हैं जिसमें 1 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, टन, मीट्रिक टन, ये सब आता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किलोग्राम में तो छोड़िए, ग्राम में भी नहीं होती हैं, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस, इन सब के बारे में। तो जब भी हम इस तरह की एंटिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, आयंस, मॉलिक्यूल्स, तो हम कभी भी किलोग्राम जैसी बड़ी क्वांटिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल को इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जब भी आएंगे तब हम वहाँ पर मोल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बेसिक क्वांटिटी तो बना ली 7, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फिर वो कैसे बनेंगी। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे
कि इन 7 के अलावा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट हम कैसे बनाएंगे। हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जो सभी की जानकारी में आसानी से होगी भी। इस फोर्स की यूनिट हम निकालेंगे। तो जो फार्मूला हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है फोर्स का, वो फार्मूला है F = m/a। अब हम चेक करते हैं, F है मास जो कि हमारी 7 बेसिक क्वांटिटी में है, A है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो इन 7 क्वांटिटी में नहीं है। तो हम इस A के फॉर्मूले को और थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, मीन्स A का कोई और फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हमने इस्तेमाल किया है एक्सेलरेशन = स्पीड अपॉन टाइम। मास बेसिक क्वांटिटी है, यहाँ पर टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी अभी हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में नहीं है। तो हम वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला और इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम देख सकते हैं मास और टाइम तो पहले से बेसिक क्वांटिटी में है, डिस्टेंस है लेंथ, और लेंथ भी यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं फोर्स का जो फार्मूला हमने बना लिया वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में है जो सारी की सारी बेसिक क्वांटिटी की लिस्ट में शामिल है। अब हम इन सब का यूनिट रख लेते हैं और वही यूनिट फोर्स की यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर हमने रखा मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, और इस टाइम की यूनिट भी सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आ गया है ये किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन बोला करते हैं। तो ये तरीका है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट निकालने का। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो इन 7 क्वांटिटी से अलग हैं, तब भी हम उनका यूनिट सिस्टम निकाल सकते हैं।